वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा और मेरे साथ आयुष हैं जिन्होंने फिलहाल में छत्तीसगढ़ जुडिशल सर्विसेज में रैंक 28 अचीव किया है। वेलकम आयुष। थैंक यू सर। तो कैसा लग रहा है बेसिकली सेलेक्ट होने के बाद? सर इतने दिन की मेहनत वर्थ ही लगती है सर, कि जो इतने दिन के संघर्ष से जो आज वो सफलता मतलब अच्छी लगती है सर। ओके। तो कब डिसाइड किया कि लॉ में बेसिकली हमें जज ही बनना है? सर फोर्थ फिफ्थ ईयर में डिसाइड किया था सर कि जज को ऑप्ट करना है सर। क्योंकि ओके। मैं पहले मैथ्स बैकग्राउंड से था ट्वेल्थ में, तो आईआईटी करूंगा ऐसा सोचा था सर। तो लॉ का ऐसा कुछ था ही नहीं मन में कि पहले से लॉ करना है। ड्रॉप ईयर में रियलाइजेशन हुआ कि मैं भीड़ चाल से सिर्फ आईआईटी करने या इंजीनियरिंग करने के राह पे लगा हुआ हूँ। तो उस समय रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, मुझे लॉ करना चाहिए, लॉ मुझे पसंद है और लॉ मेरे लिए बना है, ऐसा मुझे फील हुआ। तो मैंने मेरे फादर के अगेंस्ट जाके लॉ को ऑप्ट किया। और फिर फोर्थ फिफ्थ ईयर में डिसाइड किया कि क्या कर सकते हैं। फिर समाज के लिए क्या कर सकते हैं, कि जीवन एक है सर। जीवन एक है और समाज के लिए कुछ करना था, ऐसा मेरी इच्छा शुरू से रही थी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अगर एज एडवोकेट अगर मैं काम करूंगा तो एक ही पार्टी के राइट को प्रिजर्व कर पाऊंगा। अगर पर मैं दोनों एज अ जज, मुझे जुडिशल ऑफिसर एज मुझे काम करने का मौका मिलता है, तो मैं दोनों के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हुए लॉ प्रिवेल कर पाऊंगा, जिससे समाज की व्यवस्था भी अच्छी हो पाएगी सर। ओके। बहुत सारे स्टूडेंट्स बेसिकली डरते हैं कि छत्तीसगढ़ में बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, सिलेक्शन कैसे होगा, जजमेंट राइटिंग कैसे लिखेंगे। प्री सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि कट ऑफ देख के बच्चे डर जाते हैं कि कट ऑफ बहुत हाई जाती है। उस कट ऑफ को कैसे हम अचीव कर पाए प्री पे? सर सबसे पहले बच्चों को ये समझना चाहिए, अगर 1000 भी सीट होगी, तो अगर आपका माइंडसेट एक सीट के लिए मतलब आपको टॉप करना था, अगर एक माइंडसेट बना हुआ है तो आपको एक ही सीट टारगेट करना है। और मुझे लगता है एक सीट से तो बहुत सीट हर जगह आती है। छत्तीसगढ़ में भी 48 49 सीट तक भी लगातार आई है सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माइंडसेट ऐसा रखना है कि अपने को एक सीट चाहिए। और दूसरा चीज होता है कि 100% अपने को लाना है। तो प्री कैसे टारगेट करें हम लोग? सब मेन क्वेश्चन रहता है कि प्री में कैसे हम लोग कट ऑफ को अचीव करें। वो पहली बात है। जी सर। सर सबसे पहले मैं इतने दिन के जो पेपर दिया, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिया, मेरे को एक चीज समझ आया। कुल मिला के मेंटल टेस्ट है, कि आपके माइंड कितना एक्टिवली काम करता है, उस प्रेशर को कैसे हैंडल करेगा, और कितना साफ आपका माइंड है, और लॉ को आप कैसे समझते हैं सर। तो हमको सबसे जरूरी चीज समझनी है कि अपने को अपना घबराना नहीं है एग्जाम के दिन। माइंड को एकदम साफ रखना है, शांति से, क्योंकि अपने को बिलीव रखना चाहिए कि हमने मेहनत किया है। और अगर हमसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा। मैं यही मंत्र मान के चल रहा कि पढ़ो इतना, कि अगर मेरे से नहीं बन रहा है तो किसी से नहीं बनने वाला वो क्वेश्चन। और टारगेट हमेशा 100 के लिए। जब 100 का आप टारगेट करोगे तो आप ऑलरेडी कट ऑफ से बहुत ऊपर हो। आपको ये चिंता नहीं रहेगी कि आपका कट ऑफ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो मैंने यही टारगेट किया था कि 100 पे 100 लाना है, और मैंने 93 अचीव किया फिर। तो वो क्लियरली प्री के जो कट ऑफ थे 85 से बहुत आगे था। तो मुझे चिंता नहीं थी कि मेरा कट ऑफ प्री क्लियर होगा कि नहीं होगा, और मैं अगले दिन मेंस के लग गया था। तो बच्चे अगर टारगेट करे तो ऐसा टारगेट करना चाहिए सर। ओके, तो टारगेट अगर हम 100 का करेंगे तो हम बेसिकली कट ऑफ से अपने आप ऊपर चले जाएंगे। लेकिन बच्चे क्या गलती करते हैं कि हम लास्ट ईयर की कट ऑफ देखते रहते हैं कि लास्ट ईयर 80 गई थी तो हम 80 को टारगेट कर लें, 85 गई थी तो 85 को टारगेट करें, और उसी माइंडसेट में वो अटके रह जाते हैं बेचारे। यस सर, ये फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे साथ भी हुआ था। कि मैंने भी जब शुरू शुरू तैयारी चालू की थी तो देखा था कि कट ऑफ कितना जाता है, और मेरे को कट ऑफ क्लियर करना है ऐसा करके, तो मैं 82 में रुक गया था। तो ये चीजें बाद में हर्ट होती है, इसलिए मेरा 1 महीना वेस्ट हो गया कि मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि मेरा प्री क्लियर होगा कि नहीं होगा, और मैं मेंस की तैयारी में लग नहीं पाया, जिसके कारण मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन होने में वो भी कहीं ना कहीं कमी रह गई थी सर। फर्स्ट अटेम्प्ट की बात करें बेसिकली हम, उसमें इंटरव्यू फेस करना और उसके बाद दोबारा प्रिपरेशन करना कैसा चैलेंजिंग रहता है वो? सर फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा लगता है कि हमसे बड़ा कोई है नहीं, हम सब कुछ पा सकते हैं। पर जब एक बार आप फेलियर देख लो तो हर कदम फूक फूक के रखता है आदमी। एक मन में भय रहता है कि अगर ये गलती हो गई तो यार पूरा सिलेक्शन एक साल फिर चला जाएगा। तो ये दोनों में बेसिकली फर्क रहता है। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट रहता है कि सब कुछ पाने के लिए, कुछ होने को है ही नहीं, ऐसा लगता है। पर वहीं अगर आपका सेकंड थर्ड अटेम्प्ट होने लग गया तो आपको लगता है नहीं, एज भी बढ़ रहा है, परिवार की जिम्मेदारी है, आगे भी कुछ करना है। तो आदमी फिर समझ समझ के कदम रखता है सर। तो ये दोनों डिफरेंसेस थे दोनों तैयारी के दौरान। ओके, तो कभी प्रिपरेशन में लगा कि बहुत डाउन फील कर रहे हैं या डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं? हाँ सर, मैं ऐसा झूठ तो नहीं बोलूंगा कि डाउन कर फील नहीं किया, क्योंकि मैंने फील किया। सेकंड टाइम मैंने दिया, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था। कि मैं थक गया था। मतलब मैं रोज मेंस का मतलब दिन भर मेरा मेंस लिखने में चल रहा था। सुबह 10 बजे से उठ के 1 बजे लिखता था, फिर 2 से 5 लिखता था। फिर वो चेक करना, ये मिलाना, गलती क्या हुई, तो पूरा दिन ही चला जाता था। और ये कंटिन्यूस मैंने जैसे इस बार 9 महीना लग गया हमारे मेंस होने में छत्तीसगढ़ में प्री के बाद।
तो करीबन करीबन 6 महीना मैंने ये 6 से 7 महीना ये प्रोसीजर किया। तो एक आदमी पागल सा हो जाता है सर, बोलना चाहे तो, कि किसी से मिलना नहीं, कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने वो तैयारी में लगे रहना। तो वो भी एक फ्रस्ट्रेटिंग था। मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता था। मैंने आपको भी बोला था सर, ये मेरा लास्ट है, और जितना होगा मैं इसी बार करूंगा, तो इससे ज्यादा मैं कर नहीं पाऊंगा। तो वो थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग आ रहा था सर। पर मैं, बहुत सारे लोग मेरे बहुत नियर में थे जो बहुत मुझे मोटिवेट करते थे। जैसे आप हो गए सर, और मेरे जो सीनियर्स थे या मेरे फैमिली मेंबर थे, नहीं कर, हो जाएगा, अच्छा होगा। तो मैंने फिर एक अपने आप को एक बिलीव दिलाया उस दौरान, कि मुझे इस बार टॉप रैंक का हासिल करना है, फर्स्ट रैंक आना है। कोई बिलीव करे ना करे, मैं रोज अपने आप को बिलीव बोलता था कि रैंक 1 मैं लाऊंगा, रैंक 1 मैं लाऊंगा। भले वो अचीव नहीं हुआ, पर उसका परिणाम ये हुआ कि मैं फियर नहीं करता था। और बेसिकली मेरा सिलेक्शन भी उसमें हो ही गया सर इस बार। ओके। तो रैंक 1 टारगेट करने से सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन कहीं मन में ऐसा ख्याल आता हो कि नहीं नहीं होगा तो क्या करेंगे अब? इस बार ऐसा था सर, नहीं होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट टाइम बहुत लगा था जब मैं इंटरव्यू दे के आया था, तो कि अरे यार, मैं मतलब वैसे बोला जाए तो सामान बोल चाल, मंदिर गया, घंटी बजाया, प्रसाद बस नहीं मिला। तो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा था। फिर मैं इस बार बोला कि इतना तो पढ़ लिया है, कि प्रैक्टिस अच्छा कर लेंगे, लाइफ में कुछ ना कुछ तो अच्छा कर लेंगे। क्योंकि जुडिशरी ऑफिसर एक फील्ड नहीं है सर। अपन एज ए लिटिगेंट अच्छा कर सकते हैं, सोशल वर्कर एज अ काम कर सकते हैं, या बहुत लोगों को सहायता है लॉ की, वो अच्छा कर सकते हैं। तो एक लिमिटेड नहीं होना है। मैं बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ कि कई दिन सर 3 घंटे का खेल है, जैसे मैं स्पोर्ट बैकग्राउंड है तो 3 घंटे का खेल है मानता हूँ। तो आपका 3 घंटा कभी अच्छा जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता है। बहुत सारे लोग और अच्छा प्रिपेयर किए हों, पर उस 3 घंटे में नर्वस हो गए हों, या उनका दिन ना रहा हो सर। तो आदमी को ये नहीं समझना चाहिए कि एग्जाम ही जीवन का अंत है। बहुत कुछ करने को है, और बहुत कुछ अच्छा किया भी जा रहा है, और कर भी रहे हैं लोग। तो ये माइंडसेट बन गया था सेकंड बार, कि नहीं होगा तो इतना तो अपना फुल चांस दिए, फुल जितने अपने से बन सकता था पोटेंशियल वो लगा दिया। होना ना होना ईश्वर की इच्छा है, ये छोड़कर मेहनत की है तो। अच्छा। तो अभी छत्तीसगढ़ का एग्जाम का प्री भी एग्जाम होने वाला है और बच्चों के पास अभी अच्छा खासा टाइम भी बचा हुआ है। तो इस बीच बच्चे प्री के लिए क्या करें, वो टिप्स क्या होंगी आपकी? सर प्री के लिए सर, आ, मतलब एक माइंडसेट बात करते हैं, और एक पढ़ने की स्ट्रेटेजी की बात करते हैं। पहले माइंडसेट, जैसे मैंने पहले ही बोला कि 100 पे 100 लाना है, ये माइंडसेट रखो। और ऐसा पढ़ो कि मैं इतना पढ़ लूँ कि किसी से और नहीं होने वाला। अगर मेरा गलत जा रहा है तो किसी का तो और होना ही नहीं है। ये दो पहला माइंडसेट बनाना बहुत जरूरी है। और दो टर्म्स थे सर तैयारी के दौरान, बिलीव और कॉन्फिडेंस। बिलीव कि मेरे से हो जाएगा, और कॉन्फिडेंस इतना बना के रखना है कि हाँ मेरे को ही करना है। ये दो शब्द बना के रखने थे सर शुरू से। और उसके बाद जब पढ़ाई की बात में आते हैं, तो मैंने रीडिंग का एक तरीका बनाया था, 3 टाइम्स बेरेट रीडिंग। तो सबसे पहले मैं बुक उठाता था, सिर्फ रीड करता था, कि रीड करते जाऊंगा, रीड करते जाऊंगा, और देखा जाएगा, जो समझ आए ना आए पर रीड करना है। सेकेंड टाइम मैं जो की वर्ड है उसको अंडरलाइन कर लेता था, कि हाँ ये सेक्शन से की वर्ड है, ये एलिमेंट्स है, उसको अंडरलाइन करके पढ़ता था। और तीसरे बार मैं सर नोट्स बनाता था अपने। और इसका परिणाम मुझे ऐसा हुआ कि जब मेरी प्री की सिलेबस खत्म हुई तो 50 पेज का नोट्स था, और मैं डेली 3 से 4 घंटे में पूरा रिवाइज कर लेता था। तो मुझे जब मैं प्री में अपियर हुआ सर इस बार, तो मैंने हर जो क्वेश्चन थे, हर एक सेक्शन के बाजू में सेक्शन लिखा है, मतलब जो क्वेश्चन थे उसके बाजू में पूरा सेक्शन उतार दिया था। और इस बार जैसे प्री में हमारे यहाँ नन ऑफ द अबो, करीबन 9 से 10 क्वेश्चन नन ऑफ द अबो सही था। तो उसको लगाने के लिए जब तक आपकी तैयारी वैसी नहीं रहेगी, क्योंकि ऑल ऑफ द अबो तो सब लगा देते हैं, नन ऑफ द अबो के लिए आपको पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ और सही पढ़ा है। तो मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं पढ़ाई सही किया हूँ। और बाजू में तो सेक्शन लिख के रखा था कि ये तो है ही नहीं, तो नन ऑफ द अबो ही आएगा। तो वो एक हेल्पफुल था सर। और एक चीज प्री के लिए ये करनी चाहिए कि हम लोग को बड़े पहाड़ पहले तोड़ना चाहिए। बड़े पहाड़ इन द सेंस बड़े सब्जेक्ट जो है, अगर वो हो जाते तो छोटे आप वो बहुत इजीली कवर कर लोगे। तो बड़े सब्जेक्ट्स को पहले पढ़ना चाहिए। जैसे बीएनएस सबसे अभी बड़ा सब्जेक्ट है, पीएनएस है, बीएसए है, तो इसको पहले खत्म करना चाहिए। फिर कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, फिर कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, एसआरए हो गए। क्योंकि ये आपके जब एक बार कवर हो जाते हैं तो आपको मेंस में भी इसके हेल्प हो गया, आप मेंस भी तुरंत स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये ओके। चीजें बच्चों को ध्यान देनी चाहिए सर। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे लोग माइनर एक्ट्स भी हैं, जो छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट, रेंट कंट्रोल है। तो कई बार हम लोगों ने देखा है कि बच्चे मेजर सब्जेक्ट तो पढ़ जाते हैं, लेकिन माइनर के लिए वो डेट निकालते हैं कि लास्ट के 7 दिन हम पढ़ लेंगे। या बहुत बच्चे देखते हैं हम लोग ट्रेन में पढ़ते हुए जाते हैं अपने दोस्तों से कि इंपॉर्टेंट प्रोविजन बता दो उसे। तो उस चीज को कैसे डील करना चाहिए? सर इसका इसका परिणाम ना मैंने दिल्ली दिल्ली जुडिशरी में भुगता था। मैंने माइनर पढ़ा नहीं था, और मैं भी ऐसे सोचा था कि ट्रेन में पढ़ लेंगे, और आई एट द एंड तक मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ नहीं पाया था। तो वहां कट ऑफ गया था 160, और मेरा 155 में रुक गया था। तो मैं उससे सब इससे ये बताने का पर्पज था कि आप कुछ छोड़ नहीं सकते प्रीलिम्स के लिए। आपको सब चीज कवर करके चलना है। क्योंकि जब छोड़ दोगे ना तो मन में डाउट होता है, हाँ वही क्वेश्चन आएगा, वही एरिया से आएगा। तो प्रीलिम्स के लिए एक ही फॉर्मूला, छोड़ना कुछ नहीं है।
पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट करना है। हाँ सर। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग मेंस की तरफ, जो कि बहुत डिसाइडिंग फैक्टर है। 100 नंबर का पेपर होता है छत्तीसगढ़ में। जजमेंट राइटिंग आपकी अच्छी खासी वेटेज रखती है, और उसी से सिलेक्शन होने की पूरी उम्मीद होती है आपकी। तो जजमेंट राइटिंग वाले पार्ट को, पहले सिविल जजमेंट की बात करें तो उसको कैसे ट्रैक करें, या क्रिमिनल को कैसे हम करें? सर जैसे सिविल जजमेंट है, तो सबसे पहले हमको जानना है कि फॉर्मेट क्या है। अगर स्टार्ट करते हैं, मैं जीरो से स्टार्ट करना चाहूंगा, तो जैसे सबसे पहले फॉर्मेट क्या है। कुछ चीजें फिक्स होती है जजमेंट राइटिंग में कि ये चीज तो आएगा ही। तो वो फिक्स चीजों को पहले हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लें कि वो टाइम बचेगा, कि वो अगर हम जल्दी जल्दी लिख लेंगे तो आपको समय ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। फिर दूसरा सबसे मेन जो जान होता है सिविल जजमेंट राइटिंग का, इशू फाइंडिंग। अगर आपका नींव सही है, जैसे घर बनाते तो बोलते हैं नींव सही है तो बिल्डिंग अच्छी बनेगी, वैसी है जजमेंट राइटिंग में। अगर आपका सिविल जजमेंट राइटिंग स्पेशली आपका इशू अगर सही बनता है, तो आपका जजमेंट बहुत इजीली लिखाने वाला है। तो इशू फाइंडिंग में सबसे कंसर्न होकर ध्यान देके बनाना चाहिए कि आपके इशूज सही बने। इशूज सही बनने के बाद सर ध्यान देना चाहिए कि आपके लॉस जो लग रहे हैं वो सही होने चाहिए। दोनों पार्टी द्वारा जो एविडेंस जा रहे हैं उसकी मार्किंग सही से की जानी चाहिए। और उसके बाद आपकी लीगल लॉजिक के साथ जनरल लॉजिक को जो कॉम्बिनेशन बनेगा, वो आपकी रीजनिंग का एक पार्ट होगा। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ सर कि अगर सिर्फ लॉ ही लगा के अगर जजमेंट राइटिंग लिखना होता तो मशीन से भी कराया जा सकता था। हम समाज में रहते हैं, समाज से और व्यक्ति के विचार कैसे होंगे उस परिस्थिति में व्यक्ति कैसा सोच सकता है या कर सकता है, वो एक समान व्यक्ति ही लिख सकता है। तो हमको मशीन जैसे नहीं करना है कि कोई बुक्स में ये लिखा है तो वैसे ही अप्रिशिएट करेंगे, या और अलग बुक में कोई ऐसा लिखा है या कोई ऐसे बता दिया तो वैसा करेंगे। हमको ऐसा नहीं करना। हमको एक अपना लॉजिकल रीजनिंग डेवलप करना जो लीगल प्लस नॉर्मल लॉजिक के साथ बेस हो। तो वो आपका जजमेंट राइटिंग को अलग और यूनिक बनाएगा। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे सर, तो मैं जैसे प्रैक्टिस इस बार 6-7 महीने लगातार प्रैक्टिस करा था, तो मैं 3 तरीके से जजमेंट राइटिंग सीख गया था। कि मैं आज ऐसे लिख के देखता हूँ, आज वैसे लिखूंगा, और आज ऐसे। तो ये तरीका है लिखने का। क्योंकि मैंने जब पढ़ना चालू किया ई कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, हाई कोर्ट की जजमेंट, तो हर एक जज का तरीका जजमेंट लिखने का अलग है। कोई डायरेक्ट मार्किंग एप्रिसिएशन साथ में कर देते हैं, कोई अलग अलग करते हैं, कोई पार्ट्स वाइज करते हैं, कोई तोड़ के करते हैं। तो सबका एक अपना एक व्यू है। फिर मैं जब पढ़ना चालू किया, दूसरों के जजमेंट्स रीड करना चालू किया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के, हाई कोर्ट के जजेस के, मेरे सीनियर जो जजेस हैं उनके, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, और डिफरेंट स्टेट के, जैसे मैंने राजस्थान का पढ़ा, दिल्ली का पढ़ा, वेस्ट बंगाल पढ़ा, छत्तीसगढ़ पढ़ा, एमपी पढ़ा। तो सबका एक तरीका है, पर एक चीज देखने को जो उसमें कॉमन मिली, एप्रिसिएशन का तरीका जो आता है, एंड रिजल्ट आपको जस्टिस प्रोवाइड करता है। तो वो चीज सीखने मिली सर सिविल जजमेंट राइटिंग की बात। वहीं क्रिमिनल की बात करें, तो सर क्रिमिनल में सबसे जरूरी है, जैसे बहुत बच्चे बोलते हैं फॉर्मेट। और बहुत बच्चे से मुझे इस बार भी सुनने में लगा कि फॉर्मेट ही पूरा नहीं लिख पाए, जो नया फॉर्मेट आया वो लेंदी हो गया क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग में। पर मैंने उसे पूरा लिखा। वो फॉर्मेट मैंने पूरा कंप्लीट किया विद 428 सर्टिफिकेट के साथ, जो आइडियल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फॉलो किया जाता है छत्तीसगढ़ में। और वो क्यों हुआ कि सर प्रैक्टिस से। बच्चों को लगता है क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग लिखने, जब मैं भी चालू किया था 6 घंटा, 7 घंटा, 5 घंटा लग जाता था शुरू में। अच्छे लिखने जाते हैं। पर उस दिन जब मैंने एग्जाम के दिन लिखा तो 55 मिनट में मैंने क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग विद 2 केस लॉ कंप्लीट कर दिया था। तो वो प्रैक्टिस ही था सर जो इसको आपको सक्सेस दिला सकता है। तो जजमेंट राइटिंग एक दिन का खेल नहीं है आपको, लेकिन जरूर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, कंटिन्यूटी रहेगी तो एक दिन जरूर आप सीख जाएंगे। जी सर। ओके। तो कितना, मतलब टाइम मैनेजमेंट कैसे किया एग्जाम में, मेंस आंसर राइटिंग में? सर मेंस के लिए मैंने ऐसे तैयारी की थी कि मैंने एक अपना एक फॉर्मेट बना लिया था, फिक्स फॉर्मेट, कि मैं कैसे अप्रोच करने वाला हूँ मेंस पेपर को। तो सबसे पहले मैं ट्रांसलेशन कर लिया। पहले जैसे मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया में इंग्लिश बैकग्राउंड से था, तो मैंने हिंदी से इंग्लिश पहले ट्रांसलेशन कंप्लीट किया, और फिर हिंदी से इंग्लिश से हिंदी किया। वो मेरा आधा घंटे का टारगेट था, और आधा घंटे में ही उस दिन हो गया, एग्जैक्ट आधे घंटे में मैंने उसको खत्म कर दिया। तो उससे बहुत कॉन्फिडेंस आया कि मैं जो प्लानिंग कर गया हूँ वो एग्जीक्यूट हो रहा है। फिर मैंने सिविल देखा। सिविल इस बार का बहुत टफ था, क्योंकि 2 बार रीड करने से क्लियरिटी नहीं है कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहे हैं, रिलीफ क्या मांग रहा है। फिर मैंने अपने आप को थोड़ा काउंट डाउन किया कि नहीं यार, वही फॉर्मूला कि मैं इतना पढ़ा हूँ फिर तो बनेगा ही। अब मेरे से नहीं बन रहा तो बच्चों को तो फिर, ऐसा मेरा बिलीफ था सर। मैं किसी को नीचा नहीं दिखा रहा, पर ये मेरा बिलीफ था। फिर उसमें मैंने धीरे धीरे उसको लिखना चालू किया फॉर्मेट। और मेरा 2 चीज मैं बना के गया था कि मेरा इशू एक बार सही आ गया और 4 सही लग गया, फिर जजमेंट राइटिंग खत्म है। तो मैंने इशू को बहुत ध्यान से बनाया, और मेरे एक भी इशू गलत नहीं गए। उसी का परिणाम था कि मेरी रीजनिंग अच्छी लिखाई। और रीजनिंग में सिर्फ एक पॉइंट मैं भूल गया था लिखना। बाकी मैंने रीजनिंग में चार्ज भी लिखा और अच्छे से उसको अप्रिशिएट भी किया था। तो सिविल खत्म करते करते 1 घंटा 15 मिनट हो गया मेरा, 1 घंटा 15 मिनट करीबन, या 1 घंटा 20-25 मिनट चला गया था। वो जो मैं फिक्स करके गया था सिविल 1 घंटे में लिखूंगा, वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। इसलिए प्रेशर आया कि क्रिमिनल जल्दी करना है।
और क्रिमिनल मैं ऐसे बोल के गया था अपने फ्रेंड को कि अगर चोरी और हर्ट आया तो खत्म है क्रिमिनल, क्योंकि इतना प्रैक्टिस था चोरी और हर्ट का कि वो बहुत तरीके से लिख सकता था। तो मैं मार्किंग एप्रिसिएशन साथ में करते हुए लिखा, फिर उसको हर्ट आया था 326, तो वो बहुत जल्दी हो गया। तो 326 बहुत जल्दी खत्म हो गया। तो वो ओवरऑल मैं जब एट द एंड बैठा था तो 7 मिनट पहले मेरा पेपर खत्म हो गया था। और बच्चे वहां लिख रहे थे, उनसे कॉपी छीना जा रहा था, अंत तक भी लिख रहे थे। तो वो सब चीजें हेल्प की सर। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। हमें लगता है कि उस समय दो जजमेंट राइटिंग लिखनी है, ट्रांसलेशन करना है, तो बहुत टाइम होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग इंटरव्यू की तरफ, कि इंटरव्यू बेसिकली छत्तीसगढ़ में पैनल क्या रहता है और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए और कितना टाइम का इंटरव्यू रहा। सर मैं दोनों दोनों 2 बार इंटरव्यू दिया, दोनों का एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा। फर्स्ट बार में 3 मेंबर का बोर्ड था, जिसमें एक पीएससी मेंबर होते हैं, एक ऑनरेबल जस्टिस होते हैं और एक कोई एक्सपर्ट होते हैं सर। तो पिछले बार का मेरा इंटरव्यू फर्स्ट शिफ्ट में लास्ट मेरा था। तो पिछले बार सिर्फ 15 मिनट चला। और इस बार का इंटरव्यू ऐसा था कि 4 बोर्ड का मेंबर थे, एक इस बार एक्सपर्ट और नए एडिट थे, 4 का बोर्ड था। तो मेरा इस बार फर्स्ट नहीं, सेकंड में फर्स्ट मेरा था इस बार। तो जब मेरा करीबन 30-35 मिनट चल गया। तो ये डिपेंड करता है कि बोर्ड आप कौन से नंबर पे आ रहे हैं और किसके बोर्ड पे हो, उस हिसाब से आपका टाइम हो सकता है सर। और इंटरव्यू की बात की जाए तो कैसे इंटरव्यू के लिए अप्रोच करना है, तो वो हर एक का यूनिक होता है। जैसे मैंने बहुत सारे मॉक इंटरव्यू दिए इधर उधर, और मुझे ये पता था, मैं पहली बार इंटरव्यू दिया कि मेरा अलग ही बनेगा, कि मेरा इंटरव्यू तरीका अलग होगा। क्योंकि मेरा जो बायोडाटा था वो बहुत डिफरेंट था औरों से। उसमें चांसलर गोल्ड मेडल था, उसमें एनएसएस सर्टिफिकेट था, उसमें नेशनल मेडल था, उसमें मीडिएशन ट्रेनिंग था, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ यूथ द्वारा एप्रिसिएशन लेटर्स के रिगार्डिंग समथिंग था। तो ये सब चीजें डिफरेंट थी और उससे क्वेश्चन भी बने मेरे बोर्ड पे ही। जैसे पिछले बार ही मैं एंट्री किया तो आप मैडम उइके मैडम का बोर्ड था, तो उन्होंने बोला आप मुंगेली से हैं, और मुंगेली करके चालू किया। और कुछ भी रैंडम आता है सर, कुछ भी रैंडम आता है, मतलब इंटरव्यू को आप बोल नहीं सकते कोई प्रिपरेशन होती है इंटरव्यू को। लॉ पढ़ के जाओगे, हो सकता है उस दिन लॉ एक भी क्वेश्चन आए। तो इंटरव्यू कैसी थी, और इस बार का इंटरव्यू जैसे स्टार्ट हुआ फिर वैसे ही हुई कि मैडम का बोर्ड मिला था। और मैडम बोली आप मुंगेली से है, और अचानक से आ गया तोड़नी प्रताड़ना, कि जिसके लिए आप पढ़ नहीं सकते, मतलब सिलेबस का पार्ट ही नहीं था तोड़नी प्रताड़ना, तो आप कहाँ से पढ़ेंगे। पर मैं जैसे देखता था अपने आसपास में तोड़नी प्रताड़ना क्यों है, तो मैडम ने पूछा तोड़नी प्रताड़ना क्यों होती। तो मैं बताया मैडम कि गांव में लैक ऑफ नॉलेज होता है, और जिससे मेंटल डिसऑर्डर जिसको रहता है उस पर्सन को हम टोनी वगैरह प्रताड़ित करते हैं। तो उसके रिगार्डिंग एक्ट्स पूछे, तो मैंने बताया टोनी प्रताड़ना अधिनियम एक्ट है। फिर डीपीएसपी पूछा। फिर जैसा कि मैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से पास आउट था, तो गुरु घासीदास जी के बारे में पूछा गया था मेरे से, कि वो कौन है, उनके सिद्धांत क्या है। ये से सब चीजें थी। और उनके बाद ऑनरेबल जस्टिस सर ने क्वेश्चन पूछा, और जस्टिस सर और मेरा करीबन 20 मिनट्स चल गया, 15 से 20 मिनट। और उसी का मतलब सर और मेरा ऐसा इंटरव्यू चल रहा था कि सर पूछते जा रहे थे, मैं बताते जा रहा था। ऑलरेडी उन्होंने मतलब 10-11 सब्जेक्ट पूरे पूछ दिए। तो कई बार ऐसा भी होता है, क्योंकि ओवरऑल पिछले बार मेरा पूरा इंटरव्यू 15 मिनट था, और सर के साथ ही उधर 15-20 मिनट चला गया। फिर उसके बाद एक थर्ड जो वहाँ पे थे रिसोर्स पर्सन, उन्होंने पूछा कि आयुष जैसे आपने एनएसएस किया है, तो एनएसएस जैसी और संस्था के नाम बताइए। तो मैं डिफरेंट सेक्टर में काम किया था, तो वो मुझे हेल्प किया कि एनसीसी होता है, एनवाईकेएस होता है, यूथ ऑफिसर्स होते हैं, यूथ यूथ क्लब्स होते हैं। मैंने उसको बताया, तो उसने उन्होंने पूछा एक स्काउट गाइड के बारे में पूछा, स्काउट गाइड होता है कि नहीं, वो मैंने बताया। फिर इसके बाद आए उन्होंने ओलंपिक पे आए। जैसे मैं स्पोर्ट्स में था, सॉफ्ट बॉल बेसबॉल का खिलाड़ी रहा। तो उन्होंने पूछा ओलंपिक में सॉफ्ट बॉल बेसबॉल है क्या, इस बार ओलंपिक हुआ। तो मैंने बताया सर इस बार नहीं नहीं था, टोक्यो में था 2022, और आने वाले लॉस एंजलिस में होगा, क्योंकि होस्ट कंट्री का डिस्क्रिप्शन होता है कि वो अपने रिसोर्सेज हिसाब से इवेंट कराते हैं। तो ये बताया उसने। और अचानक से फिर फॉरेंसिक साइंस आया सर। फॉरेंसिक साइंस जैसे मुझे मतलब ये सौभाग्य की बात थी, मैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में पढ़ा, जहाँ सिर्फ लॉ की पढ़ाई नहीं होती थी, अन्य डिपार्टमेंट भी थे। तो मेरी फ्रेंड्स थी एनएसएस के दौरान, पहली शर्मा करके। तो वो फॉरेंसिक की गोल्ड मेडलिस्ट थी एमएससी बीएससी में, तो उनसे बहुत डिस्कस होता था, बात करने की आदत तो थी। उससे डिस्कस होता था फॉरेंसिक साइंस क्या है, तो वो उस दिन हेल्प किया। सर ने पूछा फॉरेंसिक साइंस क्या है, तो मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया। उसके बाद एक सिचुएशनशिप बना के दिए उन्होंने, कि एक बलौदा बाजार के पास एक व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हो गई और बॉडी पूरा छितरा छितरा उड़ गया है। तो अब कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि वो पर्सन कौन है। तो मैंने पहले आंसर दिया फेस प्रोफाइलिंग करेंगे, तो बोले नहीं पूरे छितड़े उड़ गए, कुछ बचा ही नहीं। फिर मैं बोला डीएनए टेस्टिंग करेंगे, तो उन्होंने मुझे वहाँ पे अप्रिशिएट किया कि गुड। तो ये सब चीजें आपकी ओवरऑल जो लाइफ में होती रहती है वो हेल्प करती है। वैसा उन्होंने पूछा और 2-4 क्वेश्चन पूछे। फिर थर्ड मेंबर आया, मतलब फोर्थ मेंबर है लास्ट।
तो उन्होंने पूछा कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होता है, तो मैंने आंसर बताया विद अकॉर्डिंग टू सेक्शन। तो वो कैलिबर टेस्ट कर रहे थे। उनका समझ आया कि कई बार देखते हैं कि आप व्यक्ति कैसे हैं। तो जैसे मैंने आंसर खत्म किया उसके बाद बोलते हैं और बताइए। तो वो चाहते थे कि मैं हाइपर हो रहा हूँ कि नहीं, वो टेस्ट करना चाह रहे थे। मैंने बोला पार्डन नहीं सर, मुझे इतना ही पता है। वैसे ही उस समय रिसेंटली लैंड लॉ के रिगार्डिंग एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, तो मैंने वो रिसेंट जजमेंट बताया। तो उन्होंने क्वेश्चन अगला दागा कि पूछा कि उससे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था उसमें क्या हेल्ड हुआ है, कौन कौन उसके मेंबर थे। तो मैं बेसिकली न्यूज़पेपर रीड करता था, तो मैंने उसको भी जवाब दिया। उसके बाद भी उन्होंने पूछा और बताइए। तो सर कई बार आपका कैलिबर भी टेस्ट किया जाता है। तो ये सब चीजें थी सर। ओके, तो इंटरव्यू मतलब ये है कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जुडिशरी की, तो लॉ के सब्जेक्ट्स के अलावा बाकी दुनिया में क्या चीजें चल रही हैं उसका भी ज्ञान होना चाहिए। अपने दोस्तों से बात करते रहे जी जो सर। भी उन फील्ड के, ताकि आपको शायद वो इंटरव्यू में हेल्प करेगा। जी सर। लगा आपसे बात करके आयुष, और बाकी लोगों को भी समझ आई होंगी चीजें, कि बस फ्री को जी सर। टारगेट ना करते हुए बाकी अप्रोचेस भी अच्छे से रखें, जिसमें मीन्स को अप्रोच रखें अच्छे से, जिनमें राइटिंग लिखने की कोशिश करें। बच्चे लिखते नहीं है, उनको लगता है बस हम जी लोगों ने सर। कोई पर्टिकुलर बुक रेफरेंस के लिए रख दी, तो उसको हम बस पढ़ते रहेंगे और हम एग्जाम में 3 घंटा बहुत अच्छा करके आ जाएंगे। जी। थैंक यू आयुष। थैंक यू सर।